हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल। ठीक है, इस टॉपिक को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर पूरे टॉपिक में कहीं आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम सारे डाउट्स के जवाब दे पाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि होती क्या है, रेड ब्लड सेल होती क्या है। तो आपको पता है कि आपका जो ब्लड होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक जो फ्लूइड वाला कंपोनेंट होता है या मैट्रिक्स वाला कंपोनेंट होता है या लिक्विड वाला कंपोनेंट होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और एक इसमें हमारे ब्लड में सॉलिड पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं, ब्लड सेल। तो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है या मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स बोलते हैं। और आपके जानते हैं आपके ब्लड में मेनली तीन तरह की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। एक का नाम होता है आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, एक का नाम होता है डब्ल्यूबीसी जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और एक का नाम होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीन मेन सेल्स होती हैं हमारी ब्लड में जिनको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं। उसी में से जो एक सेल है जिसका हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आरबीसी को हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रो वर्ड का मतलब होता है रेड, इरेथ्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, रेड, और साइट्स का मतलब होता है सेल्स। इसका मतलब रेड कलर की जो सेल्स होती हैं वो आरबीसी होती हैं। अब आपने देखा होगा कि आपका जो ब्लड होता है वो भी रेड कलर का होता है। तो आपके ब्लड का रेड कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, इन्हीं रेड सेल्स की वजह से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी। आपका ब्लड जो होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। और रेड कलर का क्यों होता है, आरबीसी की वजह से। किसकी वजह से, आरबीसी की वजह से, रेड ब्लड सेल्स की वजह से। अब एक सवाल ये आएगा कि ये जो सेल्स हैं आरबीसी, ये भी रेड क्यों होती हैं। तो आरबीसी का जो रेड होने का रीजन है वो है, इन आरबीसी के पास एक पिगमेंट पाया जाता है। इस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है, हीमोग्लोबिन। तो इस हीमोग्लोबिन की वजह से, अब आप ध्यान दीजिएगा, इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से आरबीसी रेड होती हैं, और आरबीसी की रेड होने की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है। बात समझ में आ गई। हमने क्या बताया आपको कि हमारे आरबीसी में, जो आरबीसी जो सेल होती हैं ब्लड में, उनके अंदर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की वजह से तो आरबीसी रेड होती हैं, और आरबीसी की रेड होने की वजह से ब्लड रेड होता है। अब एक सवाल आता है कि आरबीसी की रेड होने की वजह से ब्लड रेड क्यों होता है। तो आरबीसी का अमाउंट जो होता है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे इन बाकी के दो सेल्स से, तो बहुत ज्यादा होता है, मोर देन दीज टू सेल्स। ठीक है, तो आरबीसी का काउंट अगर आप देखें तो अदर टू सेल्स जो कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, उनसे अगर कंपैरिजन करें तो उनकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नंबर होता है आरबीसी का। इसलिए मैक्सिमम ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो ब्लड सेल होती है वो आरबीसी होती है। तो ये इसलिए ये अपना कलर किसको देती है, ब्लड को देती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया कि ब्लड का कलर क्यों रेड होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ये मोस्ट अबंडेंट सेल है। मोस्ट अबंडेंट सेल है मतलब ब्लड में पाई जाने वाली, अगर आप इन तीनों सेल में कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है आरबीसी। तो ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल है ये, मोस्ट अबंडेंट सेल है, ये रेड कलर की होती है। और रेड कलर भी इसका किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो किस कलर का, क्या कलर होता है इसका, रेड कलर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आप मैच्योर आरबीसी की बात करें, किसकी बात करें, मैच्योर आरबीसी की, मैच्योर आरबीसी की बात करें, तो जो मैच्योर आरबीसी होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। कैसे होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड। यानी इसका मतलब क्या है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप बात करेंगे इमेच्योर आरबीसी की, इमेच्योर आरबीसी की, ठीक है, या फिर जब आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। एक्चुअली आरबीसी का फॉर्मेशन होता है स्टेम सेल से। किससे होता है, स्टेम सेल से होता है। तो स्टेम सेल से जब आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब डेवलपमेंट फेज में होती है, उस टाइम पे तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस टाइम पे तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जब ये मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है, तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। यानी कि जब ये इस डेवलपमेंट स्टेज में होती है, स्टेम सेल से इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है, स्टेम सेल से जब आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। यानी इमेच्योर आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता है, बट ये जब ये मैच्योर हो जाती है, जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है, तब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये किस तरह की सेल्स होती हैं, ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं। कैसी होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। ठीक है, अब अगर इनके काउंट की बात करें, अगर हम इनके काउंट की बात करें, तो अगर आप एडल्ट मेल में देखो तो एडल्ट मेल में जो इनका काउंट होता है वो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। ठीक है, 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। अगर वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल में इनका काउंट 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक
मिलीमीटर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल में इनकी काउंट समझ में आ गया आपको। देखो ये ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल्स है, मोस्ट अबंडेंट है। क्यों? अगर आप इनका कंपैरिजन करो WBC से, तो WBC को अगर आप सेम मिलियन पर क्यूबिक mm में अगर आप WBC को देखो तो WBC का काउंट जो होता है वो 4000 से लगभग 11000 होता है। अब एक तरफ 4000 से 11000 और एक तरफ 5.5 to 5.5 मिलियन, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि इनका काउंट अदर सेल से कितना ज्यादा होगा। ठीक है, वहीं अगर आप प्लेटलेट की बात करो तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो 2 to 5 lakhs होती हैं, ठीक है, पर क्यूबिक mm। तो अगर आप कंपैरिजन करके देखो तो आरबीसी का काउंट अदर जो सेल्स हैं जैसे कि WBC और प्लेटलेट्स उससे बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इनका जो कलर रेड होता है और इन्हीं के रेड कलर होने की वजह से ब्लड का कलर भी क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी इसकी शेप की, आरबीसी की शेप के बारे में। अगर आप आरबीसी की शेप के बारे में बात करो तो आरबीसी की जो शेप होती है वो डिस्क शेप की होती है। किस शेप की होती है? डिस्क शेप की होती है। डिस्क शेप मतलब आप जैसे इसको एज्यूम करिए, ये क्या है, एक डिस्क है। डिस्क मतलब आपने कभी डीवीडी की कैसेट देखी होंगी, अगर गोल गोल वाली जो डीवीडी की कैसेट आती थी पहले वो देखी होंगी, या आप कुछ नहीं, आप एक फ्लैट प्लेट को अज्यूम कर लीजिए, वो एक डिस्क शेप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे आप इसको देखिए, ये एक डिस्क शेप है, ये क्या है, एक डिस्क शेप है। ठीक है, तो या फिर आप किसी भी प्लेट को ओरिजिन कर ले, आप प्लेट को इमेजिन कर लीजिए। अब उस प्लेट को आप जब टॉप से देखेंगे, आप ऊपर से देखेंगे तो वो टॉप प्लेट जो होगी वो इस तरीके से दिखेगी। ये प्लेट है, ये डिस्क है, ये क्या है, एक डिस्क है। तो ये जो डिस्क है ये इसका टॉप व्यू है, ये आरबीसी का टॉप व्यू है। ये कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू। अब मैं आपको इसको साइड व्यू दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए इसको हम यहां से काट देते हैं, इसको हम यहां से क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और काट के हम इसका साइड व्यू देखते हैं। तो जब आप इसका साइड व्यू देखोगे तो आपको ये कुछ मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाता हूं यहां पे। जब आप इसका साइड व्यू देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। बना लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, जब आप इसको काटोगे यहां से तो ये आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी, इस तरीके का। इसका बाइकॉन्केव लुक आएगा इसमें, बाइकॉन्केव। तो ये जब आप इसको कट करोगे तो इसका जो साइड व्यू, यहां से जो आपका ये साइड व्यू देख रहे हो, ये किस नेचर का होगा? बाइकॉन्केव नेचर का होगा। तो अगर हम बात करें इसका, तो अगर आप इसको साइड व्यू से देखोगे तो ये आपको अगर आप साइड व्यू देखोगे इसका, तो ये किस तरह की दिखेगी आपको? बाइकॉन्केव, इस तरीके की दिखेगी, बाइकॉन्केव नेचर की दिखेगी ये। ठीक है, बाइकॉन्केव नेचर की। अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे, कहां से देखोगे? टॉप व्यू, ऊपर से देखोगे तो ये आपको डिस्क शेप दिखेगी। कैसी दिखेगी? डिस्क शेप। तो ये टॉप व्यू है और ये इसका क्या है? कट करने के बाद ये इसका साइड व्यू है। तो साइड व्यू आप देखेंगे तो ये किस तरह की दिखेगी? बाइकॉन्केव दिखेगी। बात समझ में आ गई आपको। अगर आप इसका डायमीटर देखो, अगर आप ये वाला डायमीटर इसका देखो, तो ये वाला जो डायमीटर होता है ये इसका 7.2 माइक्रोमीटर का होता है। कितना? 7.2 माइक्रोमीटर। और आपकी अगर ये वाली विड्थ देखो तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, ये हमने इसका साइज भी डिस्कस कर लिया कि इसकी जो डायमीटर होगी, ये वाला डायमीटर, ये डायमीटर जो होगा इसका, ये कितना होगा? इसको हम हटा देते हैं यहां से। तो अगर आप डायमीटर की बात करो, आपकी ये डायमीटर की बात करो, इसका ये डायमीटर बात करो, तो ये जो डायमीटर होगा ये कितना होगा? 7.2 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। ठीक है, अब इसके डिस्क शेप होने के क्या क्या फायदे हैं, चलिए वो समझते हैं कि अगर ये डिस्क शेप होती है तो इसके डिस्क शेप होने के क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, चलिए वो समझते हैं कि इसके डिस्क शेप होने के क्या क्या फायदे होते हैं। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे कि इसका जो नेचर होता है वो डिस्क शेप होता है। तो डिस्क शेप होने का पहला फायदा ये है कि अगर ये कोई डिस्क शेप है तो यहां पे इसका सरफेस एरिया, ये जो सरफेस अंदर का जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा ये अपने अंदर हीमोग्लोबिन कैरी कर लेती है। उतना ही ज्यादा ये अपने अंदर क्या कर लेती है? हीमोग्लोबिन कैरी कर लेती है। ठीक है, क्या कर लेती है अपने अंदर? हीमोग्लोबिन। तो एक तो डिस्क शेप होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा हो जाता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ये अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन क्या कर सकती है? कंटेन कर सकती है या फिर कैरी कर सकती है। देखो, हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट पाया जा रहा है इस आरबीसी के अंदर, जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, इस हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है वो होता है गैस ट्रांसपोर्ट का, गैसियस ट्रांसपोर्ट का। किसका? गैस को ट्रांसपोर्ट करना है। कौन सी गैसेस को? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें एंट्री और एग्जिट ये भी होना जरूरी है।
तो इजिली डिफ्यूजन हो जाए, इजिली डिफ्यूजन हो जाए इसके अंदर और बाहर गैसेस का, इसलिए भी ये जो डिस्क शेप है वो इसमें हेल्प करती है। जो डिस्क शेप होने की वजह से जो लार्ज सरफेस एरिया होता है ये दो वे में हेल्प करता है। एक तो हीमोग्लोबिन को रखने के लिए ज्यादा जगह क्रिएट कर देता है, ज्यादा सरफेस एरिया क्रिएट कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो इसमें एक्यूमुलेट हो सके। दूसरा ये है कि गैस का जो डिफ्यूजन होता है वो इस शेप के होने की वजह से अच्छे से डिफ्यूज हो जाती है गैसेस, अंदर और बाहर इनकी मूवमेंट गैसेस की अच्छे से हो जाती है। तीसरा जो फायदा होता है वो है ईज इन डायपीडियासिस। जो आरबीसी होती है इसको डायपीडियासिस में हेल्प मिलती है। मतलब क्या है, सपोज करिए कि कोई कैपिलरी है, ठीक है, ये कोई कैपिलरी है और इस कैपिलरी में से इस आरबीसी को बाहर निकलना है, तो ये क्या कर लेती है अपनी आरबीसी, ये क्या कर लेती है अपनी आरबीसी जो होती है ये अपनी शेप को चेंज कर लेती है, शेप चेंज कर लेती है। और शेप चेंज करने के लिए, शेप चेंज करके बाहर निकलना, शेप चेंज करके बाहर निकलना, यही कहलाता है डायपीडियासिस। यही क्या कहलाता है, डायपीडियासिस। तो डायपीडियासिस क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज से अपनी शेप को चेंज करके बाहर निकल जाना, टिश्यू में निकल जाना, यही कहलाता है डायपीडियासिस। तो डिस्क शेप जो होती है वो इस आरबीसी की शेप को चेंज करने में हेल्प करती है ताकि वो इजीली डायपीडियासिस कर सके, इजीली बाहर की तरफ मूवमेंट कर सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में कि इसका साइटोस्केलेटन कैसा होता है। स्केलेटन मतलब बॉडी का फ्रेमवर्क। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी इंसान ऐसे करके खड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए आप हैं या मैं हूं, मैं इजीली ऐसे करके खड़ा हुआ हूं, तो कोई सपोर्ट तो चाहिए होगी मुझे ऐसे खड़ा होने में। अगर मेरे अंदर ये बोन्स जो है, ये जो लेग की बोन, यहाँ पे फीमर है या फिर यहाँ पे जो हमारी बोन्स हैं, वर्टिब्री हैं, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, अगर ये सब ना हो, अगर बोनी फ्रेमवर्क ना हो, हड्डियां ना हो मेरी बॉडी के अंदर, तो क्या मैं ऐसे खड़ा हो पाऊंगा? नहीं। बिल्कुल इजी भाषा में समझिए कि ये कोई क्लॉथ है, ये कोई कपड़ा है, ठीक है, इसको आपने यहां से हिंज कर रखा है, यहां से आपने क्या कर रखा है, इसको हिंज कर रखा है। अगर आप इस हिंज को काट देंगे, अगर आप इस हिंज को काट देंगे तो ये जो टॉप पोर्शन है कपड़े का, ये फ्लोर पे गिर जाएगा, ये जमीन पे गिर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहां ऐसे करके जमीन पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये जो कपड़ा था आपका ये जमीन पे इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप इसको सपोर्ट काट देंगे, अगर आप इसकी सपोर्ट को काट देंगे यहां से, तो ये इस तरीके से जो फ्लैट था, ऐसे जो ऐसे खुला हुआ था, अब ये खुलेगा नहीं, ये वापस क्या होगा, जमीन पे गिर जाएगा, क्योंकि आपने इसकी सपोर्ट खत्म कर दी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आरबीसी अगर इस डिस्क शेप की है, अगर आरबीसी इस तरीके से अगर डिस्क शेप की है, तो इसको डिस्क शेप में रखने में कौन मदद कर रहा है? अगर ये डिस्क शेप में ना हो, मान लीजिए इस तरीके से डिस्क शेप है ये इसकी, अगर ये डिस्क शेप में, कोई तो होगा जो इसको सपोर्ट कर रहा होगा डिस्क शेप में रहने से। अगर ये डिस्क शेप में नहीं, अगर मान लीजिए कोई सपोर्ट ना करे, तो क्या होगा, इसका ये वाला सरफेस है और ये वाला सरफेस है, ये आपस में मिल जाएगा। मान लीजिए ये नीचे गिर जाएगा, ऊपर वाला जो सरफेस है ये नीचे गिर जाएगा, ये वाला जो सरफेस है ये इस वाले सरफेस से टच हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये गिर क्यों नहीं रहा है? आखिर मतलब कहने का मतलब ये है कि आरबीसी जो अपनी शेप मेंटेन कर रही है, डिस्क शेप मेंटेन कर रही है, वो किसकी हेल्प से कर रही है? कौन इसको हेल्प कर रहा है डिस्क शेप मेंटेन करने में? तो वो हम समझेंगे अब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सपोज करिए कि ये हमारी आरबीसी है, ये मान लीजिए हमारी आरबीसी की सेल है। तो इस आरबीसी की जो सेल होती है, ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर हम इसको कर दीजिए सेल मेम्ब्रेन है। इस आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनका नाम आप जानते हैं, जिनको हम बोलते हैं टनल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? टनल प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें पाई जाती है टनल प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहां पाई जा रही है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जा रही है। अब इस आरबीसी को डिस्क शेप में रखने के लिए हेल्प कर रहे हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्टिन और मायोसिन। क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्टिन और मायोसिन के फाइबर्स। ठीक है, अब एक्टिन और मायोसिन के फाइबर्स जो हैं, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किस फॉर्म में रहने में? डिस्क फॉर्म में रहने में। ठीक है, अगर ये सपोर्ट खत्म हो जाएगी, अगर ये सपोर्ट खत्म हो जाएगी, तो आरबीसी डिस्क शेप में नहीं रह पाएगी। तो ये जो फाइबर्स हैं, ये इसको स्ट्रेच करके रखे हुए हैं कि ये डिस्क शेप में रहे। ठीक है, अगर मान लीजिए, तो हमने क्या बताया कि स्पेशल साइटोस्केलेटन होता है इसके अंदर, और वो किससे मिलकर बना होता है? एक्टिन और स्पेक्ट्रिन से। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? एक्टिन और स्पेक्ट्रिन के फाइबर प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें एक्टिन और स्पेक्ट्रिन के फाइबर प्रेजेंट है, जो इसको क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच करके रख रहे हैं, डिस्क मेंटेन करके रख रहे हैं। और ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो स्पेक्ट्रिन और एक्टिन के फाइबर्स होते हैं, ये अटैच होते हैं किससे? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से। किससे अटैच होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से अटैच होते हैं। किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? एन-कायरिन प्रोटीन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? एन-कायरिन प्रोटीन की हेल्प से। ठीक है, एन-कायरिन प्रोटीन की हेल्प से ये जो आपके एक्टिन और मायोसिन का जो नेटवर्क है, जो फाइबर्स हैं,
ठीक है, ये किससे अटैच होते हैं? इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। ठीक है, अगर सपोज करो कि अगर ये ना होते, अगर ये स्पेक्ट्रिन वगैरह ना होते, ये सब नहीं होते, तो क्या होगा? तो अभी जो आपकी आरबीसी डिस्क शेप की है, किस शेप की है? डिस्क शेप की है। ये डिस्क शेप की ना होके अब ग्लोबुलर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ग्लोबुलर। ग्लोबुलर मतलब राउंड शेप। कैसी हो जाएगी? राउंड शेप की हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो जाएगी एकदम राउंड शेप। अब आप कह रहे होंगे कि ये भी तो सेम ही है, ये और ये दोनों सेम ही तो है। सेम नहीं है, ये 3D में, ये जो ग्लोबुलर है ये 3D इमेज है, 3D इमेज है, और ये 2D इमेज है। मैं इसको आपको 3D इमेज आप इमेजिन करिए। एक तरफ आपके पास प्लेट है, प्लेट को आप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, प्लेट, और एक आपके पास बॉल है, गोल फुटबॉल है। ठीक है, तो फुटबॉल 3D फिगर है, यहां आप फुटबॉल को इमेजिन करिए, 3D फिगर, और यहां आप प्लेट को ऊपर से देख रहे हैं, वो इमेजिन करिए। तो जब स्पेक्ट्रिन और एक्टिन और स्पेक्ट्रिन थे, तब तो ये प्लेट फॉर्म में थी, 2D फॉर्म में थी। लेकिन जैसे ये हट गई तो ये 2D फॉर्म से 3D फॉर्म, यानी कि फुटबॉल में कन्वर्ट हो गई, यानी कि ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो अगर स्पेक्ट्रिन एब्सेंट होती है तो आरबीसी अपना बाइकॉन्केव जो शेप होती है उसको लूज कर देती है, और कैसी हो जाती है? ग्लोबुलर हो जाती है। और उस ग्लोबुलर आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? स्फेरोसाइटिक आरबीसी। क्या बोलते हैं? स्फेरोसाइटिक आरबीसी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब हम बताते हैं आपको कि जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, हम बता चुके थे आपको। इस आरबीसी के अंदर जो अदर सेल ऑर्गेनली होती हैं, वो भी क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। आरबीसी के अंदर अदर सेल ऑर्गेनली भी एब्सेंट होती हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, हम क्या कर रहे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली इसके अंदर क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। यानी कि इसके अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। इतनी बात समझ आ रही है आपको? अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, और इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां होगा? प्लाज्मा के अंदर। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां होगा? प्लाज्मा के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि इसमें के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, प्लाज्मा नहीं, साइटोप्लाज्म में। किसमें होगा? साइटोप्लाज्म में। एनारोबिक रेस्पिरेशन का कहां होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ठीक है, तो हमने आपको बेसिकली बात करी साइटोस्केलेटन के बारे में। सारी सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होती हैं, एक्टिन और स्पेक्ट्रिन उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। अगर वो एब्सेंट होंगे तो ये ग्लोबुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, और हम उसको स्फेरोसाइटिक आरबीसी कहेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लड सेल के पास, कि रेड ब्लड सेल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसके अंदर होती है वो होता है रोलेक्स फॉर्मेशन। वो क्या होता है इसका? रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है, जैसे आप बिल्कुल ऐसे समझिए, आरबीसी को आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे 5 रुपए का सिक्का है। 5 रुपए का सिक्का क्या है? एक आरबीसी है। अब मान लीजिए आपने बहुत सारे 5 रुपए के सिक्के एक के ऊपर एक रख दिया, जब आप इस तरीके से एक के ऊपर 5 का सिक्का एक के ऊपर एक रख देंगे तो हम इसको बोलेंगे रोलेक्स फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया? रोलेक्स फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, रोलेक्स फॉर्मेशन हो गया। जब आरबीसी ग्रुप में रहती हैं, वन अपॉन अनदर, एक के ऊपर एक होकर जमा हो जाती है, तब इसको हम रोलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलेक्स। और ये रोलेक्स फॉर्मेशन किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? 2 प्रोटीन्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। एक का नाम होता है ग्लोबुलिन और दूसरी का नाम होता है फाइब्रिनोजिन। तो ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजिन के द्वारा ये रोलेक्स फॉर्मेशन क्या किया जाता है? सपोर्ट किया जाता है। अगर आप सिंगल आरबीसी की बात करो तो सिंगल आरबीसी जो होती है वो पेल येलो कलर की होती है। आप एक आरबीसी को उठा के देखोगे तो वो पेल येलो कलर की होती है, लेकिन जब आप पूरे रोलेक्स को देखते हैं, पूरे ग्रुप को देखते हैं, तब वो आपको रेड कलर की दिखाई देती है। किस कलर की दिखाई देती है? रेड कलर की दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे हेमेटोक्रिटिक वॉल्यूम के बारे में, या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम। आपने काफी वर्ड सुना होगा, पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमेटोक्रिट वॉल्यूम के बारे में। तो ये क्या होता है? हेमेटोक्रिट वॉल्यूम होता है कि पूरे ब्लड में आरबीसी कितना परसेंट है। मान लो पूरा का जो पूरा ब्लड है ये 100% है, तो इस पूरे 100% ब्लड में अगर आप आरबीसी का परसेंटेज काउंट करो कि आरबीसी कितना परसेंट है, यानी टोटल ब्लड के अंदर आरबीसी का प्रोपोर्शन क्या है, टोटल ब्लड के अंदर आरबीसी का प्रोपोर्शन क्या है, उसी को हम बोलते हैं पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमेटोक्रिट वॉल्यूम।
अगर आप एडल्ट मैन के अंदर देखो, अगर एडल्ट मैन के अंदर देखो तो ब्लड का 42% आरबीसी होता है। मैंने कहा था ना मोस्ट अबंडेंट सेल है, सबसे ज्यादा ब्लड में यही होती है, इसलिए ब्लड का जो कलर है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो एडल्ट मैन में देखो तो पूरे ब्लड का 42% आरबीसी होती है, यानी 42% आरबीसी होती है। और वुमेन में देखो तो पूरे ब्लड का 38% क्या होती है, आरबीसी होती है। ठीक है, अगर किसी को एनीमिया हो जाए, एनीमिया मतलब आरबीसी का लॉस, आरबीसी का लॉस हो जाए, रेड ब्लड सेल का लॉस हो जाए, आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाए, तो फिर इनका जो काउंट होता है वो डिक्रीज होकर कितना परसेंट रह जाता है, 10% रह जाता है। लेकिन अगर किसी के अंदर पॉलीसाइथीमिया हो जाए, पॉलीसाइथीमिया मतलब वो डिसऑर्डर जिसमें आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, एनीमिया में आरबीसी का काउंट कम हो जाता है और पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। तो अगर किसी के अंदर पॉलीसाइथीमिया हो जाए तो आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाता है और ये इंक्रीज होकर कितना पहुंच जाता है, 65% तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी पूरे ब्लड का 65% क्या होगा, आरबीसी होंगी। किस डिसीज में, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होती है कि वो डिसीज जिसमें आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर किसी के अंदर एनीमिया हो जाए यानी आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाए तो उस केस में पूरे ब्लड का 10% क्या होती है, आरबीसी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं आरबीसी के बारे में कि आरबीसी का जो आरबीसी के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो आरबीसी का कंपोजिशन देखें तो आरबीसी का अगर हम एक नॉर्मल आरबीसी उठाएं तो उसके अंदर 60% क्या होता है, वाटर होता है। 60% क्या होता है, वाटर होता है। और उसके अंदर 40% क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है। क्या होता है, 40% सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, इस 40% सॉलिड पार्ट में भी 36% क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। मतलब आपने एक आरबीसी उठाई, उस आरबीसी का जब आपने कंपोजिशन चेक किया तो आरबीसी का कंपोजिशन जब आपने चेक किया तो उसमें 60% तो वाटर निकला और 40% क्या निकला, सॉलिड पार्ट निकला। इस 40% सॉलिड पार्ट का भी 36% क्या निकला, हीमोग्लोबिन निकला। ठीक है, ये तो हमने बात की वेट कंडीशन की। लेकिन अगर आप ड्राई वेट की बात करो, ड्राई वेट ऑफ आरबीसी, ड्राई वेट ऑफ आरबीसी का मतलब क्या है, इसमें से हमने सारा वाटर खत्म कर दिया, सारा वाटर हमने क्या किया, एवेपोरेट कर दिया, अब सिर्फ सॉलिड पार्ट है। अगर आप ड्राई वेट ऑफ आरबीसी की बात करो तो ड्राई वेट ऑफ आरबीसी में 90% हिस्सा जो होता है वो क्या किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, ओके। अब एक और बात बता, एक और प्रॉपर्टी बताना चाहेंगे आरबीसी की। आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे मान लीजिए आरबीसी है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको हम डोनांस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोनांस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोनांस मेम्ब्रेन होते हैं। एक साइंटिस्ट डोनांस, उन्होंने एक फिनोमिना तैयार किया था जिसको हम डोनांस फिनोमिना बोलते हैं। उनके नाम पे हमने आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है, आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोनांस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्लोरीन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन इनके लिए तो हाईली परमिएबल होती है, इनके लिए तो हाईली क्या होती है, परमिएबल होती है। बट अगर आप सोडियम और पोटेशियम की बात करो तो इनके लिए इम्परमिएबल होती है। क्या होती है, इम्परमिएबल। मतलब इनकी एंट्री और एग्जिट, इनकी एंट्री अलाउ नहीं है, यानी इनकी सोडियम और पोटेशियम की एंट्री और एग्जिट अलाउ नहीं है। बट क्लोराइड आयंस इसमें इजीली अंदर जा भी सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। यानी क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन इनका तो एंट्री एग्जिट है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का एंट्री एग्जिट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये सोडियम और पोटेशियम के लिए इम्परमिएबल है, जबकि क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन के लिए परमिएबल है। इसी फिनोमिना को हम डोनांस फिनोमिना बोलते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ऐसा कर रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसको हम डोनांस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की। किसकी बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की, कि कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, अगर आप बात करें एक अडल्ट ह्यूमन में और उसमें एक नॉर्मल मेल में जिसको कोई भी डिसीज नहीं है, तो आप उसका अगर 100 ml ब्लड लेंगे, कितना लेंगे, उसका अगर आप 100 ml ब्लड लेंगे तो उसके 100 ml ब्लड में आपको 15 ग्राम, कितना, 15 ग्राम आपको क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। यानी एडल्ट मेल के 100 ml ब्लड में जो है वो क्या पाया जाता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और अगर आप फीमेल की बात करें, एडल्ट फीमेल की बात करें, तो उसके 100 ml ब्लड में कितना पाया जाएगा, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर हम हीमोग्लोबिन का अमाउंट बता रहे हैं, हीमोग्लोबिन का अमाउंट अगर आप देखें तो अगर आपका एडल्ट मेल है, एडल्ट क्या है, मेल है, तो उसके अंदर कितना पाया जाएगा, 15 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम पर 100 ml। और एवरेज मान लीजिए फीमेल है, एडल्ट फीमेल है, तो उसके अंदर कितना पाया जाएगा, 14 ग्राम की अप्रोक्सीमेटली पाया जाएगा पर 100 ml। देखो ये तो नॉर्मल अमाउंट है, ये क्या है, नॉर्मल अमाउंट, कि नॉर्मली कितना पाया जाता है। लेकिन अगर आप इसकी मैक्सिमम लिमिट पूछो कि किसी एक इंसान के अंदर मैक्सिमम कितना पाया जा सकता है, कि उससे ज्यादा पाई ना जा सकता हो किसी में, ठीक है, तो आप अगर इसकी मैक्सिमम मेटाबॉलिक लिमिट पूछोगे, क्या पूछोगे, मैक्सिमम मेटाबॉलिक लिमिट, तो इसकी जो मैक्सिमम मेटाबॉलिक लिमिट होती है वो होती है
34 ग्राम पर 100 ml। ये नॉर्मल अमाउंट नहीं है, ये मैक्सिमम लिमिट है, ध्यान रखना। नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, मेल के अंदर 15 ग्राम और फीमेल के अंदर 14 ग्राम पर 100 ml। लेकिन अगर आप मैक्सिमम लिमिट की बात पूछो, मैक्सिमम लिमिट की बात पूछो, तो मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 34 ग्राम होती है पर 100 ml। ठीक है, तो यहां तक हमने बात की आरबीसी क्या होती है, उसका स्केलेटन कैसा होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे आगे की डिटेल्स, फेट ऑफ आरबीसी वगैरह। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।